मौलवी साहब, हमें मालूम है आपकी वहाँ की क्या ड्यूटी लगी है। ऐसा करना कि जब रिपोर्ट करने वापस आओ तो मलीर कोटले से मेरे लिए देसी घी का एक कनस्तर लेते आना। रकम की फिक्र मत करना, उसने कहा। मेरी जान पर बनी हुई थी, मैंने जल्दी से हामी भर ली और सत श्री अकाल कहकर किले के गेट की तरफ बढ़ा। पहरे पर खड़े मुसल्ला गोरखों ने मुझसे कोई बात न की। मैंने गैर इरादी तौर पर गेट से निकलते हुए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। किले की देवड़ी दूर तक खाली थी। उसका मतलब था कि कर्नल गुरमीत के साइड रूम में अभी तक कोई नहीं गया था। किले से निकलते ही मैं दरख्तों में घिरी हुई पक्की सड़क पर तेज तेज चलने लगा। जहां सड़क घूमती थी वहां बड़े बड़े पत्थरों पर सफेदी की गई थी और फौजी ट्रैफिक के इशारों के सुर्ख निशान बने थे। मुझे पीछे से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। गाड़ी तेज तेज आ रही थी। सड़क पर खड़े शीशम के पुराने दरख्त मुझे घूमते दिखाई दिए। एक फौजी जीप को जोर से ब्रेक लगे और वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रुक गई। जीप की खिड़की से एक सफेद पोश आदमी ने सर बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, मौलवी साहब, चलो तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूं, मैं भी स्टेशन जा रहा हूं। ये वही आदमी था जो मुझे होटल से कर्नल के हुक्म पर किले में लाया था। मैं लपक कर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसने जीप आगे बढ़ा दी। उसके बाद ना तो हस्बे साबिक उसने कोई बात की और ना ही मैं उससे हम कलाम हुआ। मैंने जीप के डैशबोर्ड का जायजा लिया। उसमें वायरलेस नहीं था। मैं कदरे मुतमईन हो गया। होटल के सामने उसने जीप खड़ी कर दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और होटल के दरवाजे की तरफ चल दिया तो वो जीप आगे बढ़ा गया। मैंने काउंटर से अपने कमरे की चाबी ली और कमरे में आ गया। जब मैंने देखा कि सामने बरामदे में कोई नहीं है तो मैं कमरे से निकला। सामने वाले गमले को एक तरफ हटाकर उसके नीचे से V2 की 4 गोलियों वाला पैकेट उठाकर जेब में रखा और कमरे में घुस गया। मेरे लिए ब्रीफ केस, कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर अब बेकार चीजें थीं। मैंने सिर्फ V2 गोलियां और जहरीला सुगार अपनी शलवार की जेब में रख लिया। ब्रीफ केस से इंडियन करेंसी के 2000 रुपए निकाले और रुमाल में लपेटकर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। कमरे को ताला लगाया और काउंटर पर आकर चाबी काउंटर वाले के हवाले कर दी। मेरी उकाबी नजरों ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अभी तक भूचाल नहीं आया था। सूरत हाल नॉर्मल ही थी। होटल से निकलते ही मैं सीढ़ियों वाले रेलवे पुल की तरफ जाने की बजाय उस अकबी सड़क पर आ गया जो कंपनी बाग की तरफ जाती थी। मैं उन तमाम सड़कों से शनासा था। सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी मूंछ सफा चट करवा कर अपना हुलिया बदलना चाहता था। अब मुझे शिद्दत से किसी सवारी की तलाश थी। अभी तक कोई खाली रक्षा तक मेरे करीब से नहीं गुजरा था। मैं कंपनी बाग के गेट के करीब पहुंच गया था। यहाँ काफी रौनक थी और खाली रक्षे भी खड़े थे। मैंने एक सिख रक्षा वाले को इशारे से बुलाया। उसमें बैठा और उसे 40 खूह की तरफ चलने को कहा। 40 खूह GT रोड पर रामतलाई के सामने वाली रेलवे लाइन के पार वाक़ थे। ये जमीन में 40 कुएं खोदकर अंदर बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाए गए थे जो आसपास के इलाके को पानी सप्लाई करते थे। रेलवे फाटक पर मैंने रक्षा छोड़ दिया और पैदल ही लाइन पार करके कच्ची सड़क पर चल दिया। मैं गांव मकबूल आबाद की तरफ जा रहा था। ये गांव रेलवे फाटक से मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 6 किलोमीटर के फासले पर था। सामने से 2 सिख भैंस लिए चले आ रहे थे। उन्होंने मेरी मुसलमानों जैसी शक्ल सूरत को गौर से देखा और आपस में चैमे गोइयां करते गुजर गए। मुझे अपने इस हुलिये से निजात हासिल करने की अहमियत का शिद्दत से एहसास होने लगा, क्योंकि आमतौर पर अमृतसर में ऐसे हुलिये के मुसलमान ना होने के बराबर थे। एक यक्का पीछे से चला आ रहा था। उसे रोका। सिख लड़के से कहा, सरदार पुत्र, मैं मलीर कोटले का सूफी हूँ। मकबूलाबाद में अपने एक सिख सेवादार से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बाबा जी, मैं आगे नकियां तंगाल जा रहा हूँ। तुम्हें मकबूलाबाद छोड़ दूंगा। लड़के ने कहा, मकबूलाबाद उस जमाने में ज्यादा बड़ा गांव नहीं था। कभी यहाँ मुसलमान हुआ करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद फैसलाबाद और हफ्जाबाद के सिख आकर यहाँ आबाद हो गए। इस गांव में हिंदू साहूकार भी रहते थे। मैं गांव के बाहर ही यके से उतर गया। चंद कदम आगे बढ़ा था कि एक सिख बूढ़े ने करीब आकर मुझे सत श्री अकाल कहा और पूछा कि क्या मैं अमृतसर की मस्जिद जान मोहम्मद का मौलवी हूँ।
अमृतसर की सिर्फ यही एक मस्जिद थी जहां तकसीम के बाद श्रीनगर से मुसलमान कश्मीरी आकर रहने लगे थे। ये 5 वक्त उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ सरदार जी, अगले गांव मेरा कश्मीरी गिराई समत बट रहता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। एक हिंदू बनिया भी मेरे पास आ खड़ा हुआ। मैंने वहां से खिसकने में ही आफियत समझी। बड़ी मुसीबत थी कि मैं जगह जगह रास्ते में गवाह छोड़ता चला जा रहा था। एक छोटी सी नहर गांव के साथ साथ आगे जाती थी। मैं नहर के किनारे हो लिया। अब मैं उसी उम्मीद पर आगे चल रहा था कि जहां कहीं गांव के बाहर कोई हजाम नजर आ गया, वहीं बालों का सफाया करा लूंगा। मुश्किल ये थी कि ये सारे गांव सिखों के थे और सिखों के गांव में हजाम नहीं होते। चलते चलते मैं कच्चे मकानों वाले एक गांव के करीब से गुजरा तो देखा कि पीपल के एक दरख्त के नीचे दरी पर एक हजाम बैठा किसी हिंदू की दाढ़ी मूंद रहा था। मैं कुछ फासले पर दरख्तों की ओट में बैठ गया। जब वो हिंदू बुढ़ा चला गया तो मैं हजाम के पास आ गया। ये भी कोई हिंदू ही था। दरख्त में कील ठोंक कर उसने छोटा सा आईना लगा रखा था। लकड़ी के दस्ते वाला एक उस्ता और कैंची वगैरह पास ही पड़ी थी। दाढ़ी मूंदकर वो हुक्का पी रहा था। मैंने उसे जाते ही 10 रुपए का नोट दिया और कहा, लाला जी इस बखेड़े को साफ ही कर दो, और जेब से मजीद 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो ना सिर्फ मेरी दाढ़ी मूंछें सफा चट थीं, बल्कि मेरे सर के बाल भी साफ थे। मैंने हुज्जाम से कहा कि मैं दीर का गांव जा रहा हूँ। वहाँ मेरा मलीर कोटले का एक भाई आड़त करता है। वो मेरी दाढ़ी के बड़ा खिलाफ है। सोचा आज दाढ़ी मूंछ मुंडवा कर ही उससे मिला जाए। नाई 20 रुपए लेकर बेहद खुश था। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि अगर मेरे पीछे पीछे पुलिस यहाँ पहुँच जाती है तो वो गुमराह हो जाए, क्योंकि मैंने वहीं से वापस जाने और मानावाला रेलवे स्टेशन से कोई ऐसी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने का फैसला कर लिया था जो दिल्ली जा रही हो। मैं मेन रेलवे लाइन पर पहुंच गया। मानावाला स्टेशन अभी दूर था। फिर मैं रेलवे लाइन से हटकर खेतों खेत चला जा रहा था कि एक जगह मुझे छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के साथ ही एक कोठरी भी थी। मैं उस मंदिर की तरफ चल दिया। एक खेत में पानी खड़ा था। मैंने खेत में से कीचड़ लेकर अपने कपड़ों पर इस तरह से मल लिया कि मालूम हो जैसे मैं फिसल कर खेत में गिर पड़ा था। मंदिर क्या था, बस एक चबूतरे पर छत डालकर जर्द झंडा लगा दिया गया था। नीचे कृष्ण महाराज की मूर्ति रख दी थी। कोठरी के अंदर से एक मोटी तोंद वाला पुजारी अपनी बूदी को गिरा देता बाहर आया। राम राम, क्या हुआ जी महाराज, उसने मुझे देखकर पूछा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।